आप लोग कॉपी कर लें प्लीज सब।
अच्छा, मुझे जो है वो आज की क्लास के अंदर आप जरा लिखना रोक दें। अपने लेबर के चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। और लेबर के चैप्टर को हम कंप्लीट इस तरह करेंगे कि दो छोटी सी बातें रह गई वो आपको कराऊंगा और बात हमारी खत्म हो जाएगी। देखें जरा एक रिव्यू करें कि अभी तक हमने लेबर के चैप्टर के अंदर अपनी क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ ली है। लेबर के चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या क्या चीजें अपनी पढ़ ली है, ठीक है। देखो, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले पीस वर्क से, फिर टाइम सेव बोनस सिस्टम से, फिर ओवर टाइम और उसका ट्रीटमेंट, देन उसके बाद आइडल टाइम ओवर टाइम में इनकॉर्पोरेट हुआ, देन उसके बाद एफिशिएंसी कैपेसिटी एक्टिविटी रेशोस पढ़े, देन कल लेबर टर्नओवर रेशो पढ़ा और आज फाइनल चीज रह गई है आइडल टाइम रेशो और लेबर टर्नओवर की कुछ थ्योरी। अच्छा, कल की क्लास में आपने जो लेबर टर्नओवर रेशो पढ़ा तो हमने कहा लेबर टर्नओवर रेशो होता क्या है। लेबर टर्नओवर रेशो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के आने जाने की प्रोपोर्शन क्या रही है। लेबर टर्नओवर रेशो क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के आने जाने की मूवमेंट की प्रोपोर्शन क्या रही है। जो भी वर्कर्स के आने जाने की मूवमेंट की प्रोपोर्शन है ना, उसे हम नाम देते हैं लेबर टर्नओवर रेशो का। अच्छा, कल आपने इसको निकाल भी लिया, रिप्लेसमेंट्स ओवर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100, एवरेज फॉरन है आपके पास, ओपनिंग क्लोजिंग एडप्टेड बाय 2। रिप्लेसमेंट के लिए टिक बताइए आपको कि इन आउट लो, एक चीज जीवी होती है, दूसरी चीज आपको ढूंढनी है और हेंस लेबर टर्नओवर रेशो आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट इशू है थ्योरी का। देखो, थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए कि लेबर टर्नओवर रेशो इदारे का कम से कम होना चाहिए, एज लो एज पॉसिबल। लेबर टर्नओवर रेशो के वर्कर्स के आने जाने का क्या सिलसिला है, तो भाई वर्कर्स के आने जाने का सिलसिला कम से कम होना चाहिए, लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है क्यों लेबर टर्नओवर रेशो क्यों कम होना चाहिए। देखो, लेबर टर्नओवर रेशो इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि लेबर टर्नओवर के साथ कुछ अटैच्ड कॉस्ट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। इदारे का लेबर टर्नओवर रेशो इसलिए कम होना चाहिए क्योंकि इसके साथ कुछ अटैच्ड कॉस्ट होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेशो क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि उसके साथ कुछ अटैच्ड कॉस्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक कैटेगरी है प्रिवेंटेटिव कॉस्ट और एक कैटेगरी है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम होना चाहिए क्योंकि इसके साथ कुछ अटैच कॉस्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, प्रिवेंटेटिव कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब सर ये प्रिवेंटेटिव कॉस्ट क्या होती है। देखो, प्रिवेंट मींस रोकना, प्रिवेंट मींस रोकना। बेटा, प्रिवेंटेटिव कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वर्कर को रोकने के लिए बेयर की जाती है। प्रिवेंटेटिव कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो वर्कर को रोकने के लिए बेयर की जाती है। सर एग्जांपल दे दो, सैलरी बढ़ा दी ताकि वर्कर रुके जाए ना, बोनस दे दिया, अलाउंसेस दे दिए। बेटा, ये सब क्यों बेयर की जा रही हैं, वर्कर को रोकने के लिए। बताओ, वर्कर की सैलरी क्यों बढ़ाई जाती है, बोनसेस क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो रुके दारे, मोटिवेटेड रहे। दीज आर कॉल्ड प्रिवेंटेटिव कॉस्ट। अच्छा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है रिप्लेस करने के लिए, नए वर्कर को लाने के लिए जो बेयर की जाती है। लाइक उसको ट्रेनिंग दी जा रही है, लाइक इंटरव्यू सेट हो रहा है, एड दी जा रही है अखबार में कि हमें वर्कर चाहिए, 10-20 हजार रुपए एड पे खर्च हो गए। अब बताओ, ये जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो रहा है, इंटरव्यू पे खर्चा हो रहा है, ट्रेनिंग पे खर्चा हो रहा है, पुराने वर्कर को रोकने के लिए थोड़ी हो रहा है। नहीं, ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है, इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ये इसलिए थोड़ी हो रही है कि जो है वो पुराने वर्कर्स को रोका जाए। ये तो नए को लाने पे बेयर की जा रही है। दीस आर कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिपीट, एक ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम होना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम होना चाहिए। सर क्यों कम से कम होना चाहिए, क्योंकि लेबर टर्नओवर के साथ कुछ अटैच कॉस्ट हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम होना चाहिए क्योंकि लेबर टर्नओवर रेशो के साथ कुछ अटैच कॉस्ट हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है। अच्छा, इन कॉस्ट को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कैटेगरी कहलाती है प्रिवेंटेटिव कॉस्ट और एक क्या कहलाती है बेटा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर दोनों में फर्क क्या। देखो, प्रिवेंटेटिव कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पता है क्यों बेयर की जाती है।
ताकि वर्कर को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके कि वो दायरा छोड़ के ना जाए। दीज आर कॉल्ड प्रिवेंटेटिव कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पता है क्या होती है? रिप्लेस करने के लिए, नए वर्कर को लाने के लिए बेर की जाती है कि वर्कर चला गया, नए को लाने के लिए जो कॉस्ट बेर की जा रही है ना, वो क्या है बेटा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम होना चाहिए। लोग पूछते हैं क्यों कम से कम होना चाहिए भाई? क्योंकि लेबर टर्नओवर के साथ कुछ अटैच कॉस्ट होती है जिन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। इन कॉस्ट को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है प्रिवेंटेटिव कॉस्ट और एक कैटेगरी कहलाती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर दोनों में फर्क क्या है? बेटा प्रिवेंटेटिव कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो इसलिए बेर की जाती हैं ताकि वर्कर को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके कि वो इदारा छोड़ के ना जाए। सैलरी बढ़ा दी, बोनस दे दिया, ये सब प्रिवेंटेटिव कॉस्ट है। ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो वर्कर को रिप्लेस करने के लिए बेर की जाती है, लाइक ट्रेनिंग, इंटरव्यू, एड दे दिया अखबार में, ये सब नए वर्कर को लाने के लिए बेर की जाती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह जानती है वर्कर छोड़ के जाने का सोचेगा भी ना, वर्कर छोड़ के जाने का सोचेगा भी, या तो उसको रोकना पड़ जाएगा, प्रिवेंटेटिव कॉस्ट आएगी, या वो चला गया तो नए को लाना पड़ जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आएगी। इसलिए इदारे चाहते हैं वर्कर जाए ना, हेंस लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम रहे। भाई सोचो ना, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन का लेबर टर्नओवर रेशो क्यों कम होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन जानती है वर्कर ने जाने का सोचा भी ना, या तो हाथ पैर जोड़ के रोकना पड़ जाएगा, सैलरी बढ़ाई, बोनस दे दिया, प्रिवेंटेटिव कॉस्ट, या चला गया तो नए को लाना पड़ जाएगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसलिए इदारे चाहते हैं वर्कर्स जाए ना छोड़ के, और हेंस हमारा लेबर टर्नओवर रेशो कम से कम रहे। ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन तो आपने लास्ट क्लास में कर ली थी, लेबर टर्नओवर रेशो निकालना। ये थ्योरी भी पूछी जा सकती है। प्रिवेंटेटिव कॉस्ट जो प्रिवेंट करने के लिए बेर की जाती है, और रिप्लेसमेंट जो नए को लाने के लिए बेर की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आखिरी बात ये, आपको एक आखिरी रेशो निकालने को पेपर में कहा जा सकता है, विच इज कॉल्ड आइडल टाइम रेशो। इसकी कैलकुलेशन अभी सवालात में देखेंगे। आइडल टाइम रेशो सिंपली ये है कितने आवर्स आइडल रहे, फारिग रहे, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल आवर्स। आइडल टाइम रेशो क्या है बेटा? कितने आवर्स आइडल रहे कंपनी में एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल आवर्स। टोटल आवर्स के मुकाबले में कितने आवर्स आइडल रहे, ये आइडल टाइम रेशो है। ठीक है। इसको कैलकुलेट अगर करना हो ना, तो न्यूमरेटर में आइडल आवर्स ले लो, जितने आवर्स फारिग हैं। ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या ले लो? टोटल आवर्स, जितने आवर्स फारिग हैं आइडल आवर्स। डिनोमिनेटर में ले लो टोटल आवर्स इनटू 100, आपके पास आइडल टाइम रेशो आ जाएगा। ठीक है जी। तो आप लोगों को अब एक हैंडआउट रिसीव हो रहा है, वो आपने करना है नेक्स्ट हाफ एन आवर में। उसमें पूरा लेबर कवर्ड है, आंसर डिस्कस करके फिर हमारा लेबर का टॉपिक और क्लास दोनों खत्म हो। ठीक है। हैंडआउट भेज रहा हूँ मैं आपको ग्रुप पे, वो जरा देख लीजिए।
नहीं, टीवी तो आप नहीं देख सकते। टीवी नहीं देख सकते आप? टीवी नहीं देख सकते आप? मेरे 15 मिनट्स रह गए, मैं कमरे में आ रहा हूँ आपके एक्टिविटीज रूम में, चले ऊपर जाएं। आप बैठे बैठे हैं आप? आपको अगर अकेले ढूंढने, आप अकेले ढूंढ। अरे मैं खेलूंगा जब मैंने आपसे कह दिया। आप क्या, आपका क्या पापा आपसे झूठ बोलते हैं क्या? आपकी कितनी क्लासेस रहेंगी आज? कितनी क्लासेस? इसके बाद एक और, लेकिन उसमें मैं आपके साथ खेल लूंगा, उसमें मैं टेस्ट ले लूंगा। मतलब बताता हूँ, अब पढ़ा लूँ थोड़ा सा। एक क्लास अभी खत्म कर रहे हैं हम बाबा, और दूसरी क्लास शाम में लेंगे या दोपहर में? थोड़ी देर बाद लूंगा। थोड़ी देर खेलेंगे, ज्यादा खेलेंगे, फिर जब दूसरी क्लास खत्म में फिर और खेलेंगे। ओके, पहले मैं कोशिश करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा। तो फिर मैं जल्दी से क्लास करूँगी। चलें जी, अब मैं इसके आंसर्स डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, ठीक है? पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की। आप देखिए आपके ये सही हुए गलत हुए, फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा, 1 में राइट ट्रेंड बजट्स टू मेक 25,000 यूनिट्स इन 4 आवर्स ईच ड्यूरिंग बजटेड पीरियड ऑफ 1 लाख, एक्चुअल आउटपुट 27,000 यूनिट्स, 1 लाख 20,000 आवर्स लगे। एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशो, तीन चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स बजट से उठा लो, कितने भाई? 100,000। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल से उठा लो, कितने भाई? 1,20,000। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए बजटेड आवर्स पर यूनिट कितने भाई? 4 इंटू एक्चुअल यूनिट 27,000। 1,08,000। अब आपके एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशोज आ जाएंगे, जिसमें एफिशिएंसी रेशो स्टैंडर्ड ओवर एक्चुअल, कैपेसिटी रेशो ये बनता है 90%, कैपेसिटी रेशो एक्चुअल ओवर बजटेड 120%, और एक्टिविटी रेशो के लिए एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी अपॉन 100 108%। 90, 120, 108 इसका आंसर है। कोई सवाल है भाई? आप पूछ लें क्वेश्चन नंबर 1 में।
अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद जब आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, a company makes a product for which standard labor time is 2 hours, budgeted production 820, production staff 380 units बना सका, staff were paid for 800 hours, 20 hours were lost due to shortage, calculate efficiency ratio। अब ये जरा गौर से देखना, देखो efficiency ratio का हमने तुम्हें फॉर्मूला क्या पढ़ा है, standard hours allowed for actual production divided by actual hours worked into 100। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। सिर्फ एफिशिएंसी रेशियो निकालना है। देखो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन तुमने सीखा हुआ है, बजटेड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, 760 आवर्स। अच्छा नीचे है ना एक्चुअल आवर्स वर्कड आता है। अब आपने अगर किसी ने 800 लिया ना तो वो गलत कर रहा है, 800 है, स्टाफ वर पेड फॉर 800 आवर्स। नीचे एक्चुअल आवर्स पेड नहीं आता, एक्चुअल आवर्स वर्कड आता है, ठीक है। तो एक्चुअल आवर्स पेड 800 दिए हुए, आपको डिनोमिनेटर में फॉर्मूले में एक्चुअल आवर्स वर्क लिखवाया हुआ है, 800 आवर्स पेड है लेकिन 20 घंटे आइडल हो गए, जाया हो गए ड्यू टू प्रोडक्शन शॉर्टेजेस। तो आप बताइए अगर 800 घंटे पेड हुए और 20 जाया हो गए ड्यू टू शॉर्टेज, तो वर्क आवर सिर्फ पता है कितने होंगे, 780। और इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 97.4%। ठीक है जी। तो इन दोनों सवालात में अगर कोई इशू है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, बाकी फिर इसमें आगे।
अच्छा, नंबर 3 जो सवाल है ना, उसमें भी आपको एफिशिएंसी रेशो ही निकालना है, उसका जरा सिलसिला देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें अब ये है कि आपके पास जो नेक्स्ट तीसरा सवाल है ना, उसमें भी एफिशिएंसी रेशियो पूछा जा रहा है। अ कंपनी हैड प्लान टू प्रोड्यूस 5200 यूनिट्स। प्लान कहते हैं किसमें बेटा? बजट को। कंपनी ने प्लान किया, बजट किया 5200 यूनिट्स बनाने का, एंड हैज अलाउड अ टोटल स्टैंडर्ड टाइम फॉर दिस ऑफ 325 आवर्स, और इसके लिए उन्होंने आवर्स रखे हैं 325। अ कंपनी हैड प्लान टू प्रोड्यूस, प्लान कहते हैं बजट को, 5200 यूनिट्स बनाने का, एंड हैज अलाउड अ टोटल स्टैंडर्ड टाइम फॉर दिस ऑफ 325 आवर्स, इसके लिए आवर्स रखे हैं 325। एक्चुअल आउटपुट ऑफ 5616 यूनिट्स, एक्चुअली 5616 यूनिट्स था, which was actually achieved in 357 hours, इसमें आवर्स लगे 357। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आप जरा एफिशिएंसी रेशो निकालिए, वही स्टैंडर्ड आवर्स अलॉट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स इनटू 100। बेटा एक्चुअल आवर्स एक्चुअल से उठा लो 357, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल से उठा लो 357। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स अलॉट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आपको मालूम है आपको बजटेड आवर्स पर यूनिट लेने इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बजटेड आवर्स पर यूनिट बजट से निकलेंगे, बजट में चले जाओ 325 आवर्स 5200 यूनिट्स, तो बजटेड आवर्स पर यूनिट है 0.0625 आवर्स पर यूनिट, आवर्स ऊपर यूनिट्स नीचे। इनटू एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस, एक्चुअल से उठा लो 5616 यूनिट्स, ये बनेंगे 351 आवर्स, और इससे आपका आंसर बनेगा 98.3%। ऊपर वाले सवाल में एक बच्चा पूछ रहा है 780 आवर्स कैसे आए, तो बेटा देखो डिनोमिनेटर में जो फॉर्मूला बताया उसमें एक्चुअल आवर्स वर्कड आते हैं, जो फॉर्मूला कल आपको लिखवाया ना उसमें एक्चुअल आवर्स वर्कड आते हैं। इधर स्टाफ वर पेड फॉर 800 आवर्स लिखा हुआ है, 800 आवर्स पेड है, तो आवर्स वर्कड आपके पास 20 घंटे जो जाया हो गए वो माइनस होके आएंगे, 780 बचेंगे। ठीक है, पहले 3 सवाल एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशियो के थे भाई, हमने वो कर लिया। कोई क्वेश्चन है बेटा तीनों में, प्लीज पूछ लीजिएगा।
एज एक्सपेक्टेड, जो हमेशा मैं जिससे पढ़ाता हूँ ना हर बैच में, तो हर बार ये सवाल आता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में स्टैंडर्ड टाइम तो दिया हुआ था, तो आपने निकाला क्यों? देखो क्वेश्चन नंबर 3 में जिन लोगों को मसला ना, उसकी पहली लाइन गौर से सुने। अ कंपनी हैड प्लान टू प्रोड्यूस 5200 यूनिट्स। प्लान कहते हैं बजट को। बेटा बजट बनाया 5200 यूनिट्स का, बजट बनाया 5200 यूनिट्स का, and has allowed a total standard time for this of 325 hours, और इसके लिए hours 325 थे। A company had planned to produce 5200 units and has allowed a total standard time for this of 325 hours। बेटा ये स्टैंडर्ड टाइम इनके लिए 5200 यूनिट्स के लिए, आपको ऊपर चाहिए होता है स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर दिस 5200 यूनिट्स है बजटेड प्रोडक्शन के लिए, हमें तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए। तो आप अपने फॉर्मूले से ही हमेशा निकालोगे बजटेड आवर्स पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस। देखो उससे 351 आ रहा है। जो फोर्थ मेरे ख्याल में बड़ा आसान सवाल था, और फिर भी बेटा 600 यूनिट्स पे 0.4 है, 650 पे 0.5, 650 प्लस पे 0.75, 660 यूनिट्स बनाए ग्रॉस पे। तो बेटा आपको डिफरेंशियल पीस वर्क में बताया गया स्लैब सिस्टम। पहला स्लैब 600 यूनिट्स का है 0.4 240, अगला स्लैब 50 यूनिट्स का है 0.5 25, और 650 प्लस पे आपने 10 बनाए 0.75, एडअप कर लें 272.5। ठीक है। क्वेश्चन 5 देखो, एन एम्प्लॉय इज पेड $4 पर पीसवा कार। एम्प्लॉय का रेट 4 पर आ नहीं है, 4 पर पीसवा कार है। अभी पीसवा का क्या होता है आगे पता लगेगा। एम्प्लॉय का रेट 4 पर पीसवा कार है, इन 25 आरवी की प्रोड्यूस द फॉलोइंग आउटपुट। बेटा 3 यूनिट्स ए के बनाए और पीसवर्क टाइम अलाउड पर यूनिट 2.5 आवर्स थे, और बी के 5 यूनिट्स बनाए, पीसवर्क टाइम अलाउड पर यूनिट 8 आवर्स थे। एम्प्लॉइज पे निकालना। यार अब एक छोटी सी बात, इसने 3 यूनिट्स बनाए हैं ए के, और पीसवर्क टाइम अलाउड हर यूनिट के लिए 2.5 घंटे था, तो पीसवर्क आवर्स हो जाएंगे 7.5। जरा मेरी बात गौर से सुनते रहना। 3 यूनिट्स ए के बनाए, पीसवर्क टाइम अलाउड पर यूनिट 2.5 घंटे था, तो 2.5 घंटे पीसवर्क टाइम अलाउड पर यूनिट था। 3 यूनिट्स के लिए 7.5 पीसवर्क आवर्स हो गए। और बी में देखो आपने 5 यूनिट्स बनाए, पीसवर्क टाइम अलाउड पर यूनिट है 8 आवर्स, इसमें पीसवर्क आवर्स हो जाएंगे 40। टोटल पीसवर्क आवर्स बने 47.5। ठीक है। ए के 3 यूनिट्स बनाए, पीसवर्क टाइम अलाउड हर यूनिट के लिए 2.5 घंटे, टोटल पीसवर्क आवर्स बने 4.5। फिर पीसवर्क टाइम अलाउड पर यूनिट 8 घंटे, बी के लिए 5 यूनिट्स बनाए, पीसवर्क आवर्स हो गए 40, टोटल बने 47.5 पीसवर्क आवर्स। ठीक है।
अब मुझे बताओ, अगर रेट होता मिसाल के तौर पे 4 पर यूनिट, तो मैं यूनिट से मल्टीप्लाई करता। 4 पर यूनिट होता ना, कितने यूनिट्स बनाए, 8 यूनिट्स बनाए, मिला के मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकालता। बेटा रेट होता 4 पर आर, तो मैं आर से मल्टीप्लाई करता। सवाल की पहली लाइन में लिखा हुआ है 25 आर से। बेटा 4 पर पीसवा कार है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा पीसवा कार से 47.5 पीसवा कार से, पे बन गई 190। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर रेट 4 पर आर है तो सिर्फ आर से मल्टीप्लाई होगा, 4 पर यूनिट है तो यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। बेटा 4 पर पीसवा कार है तो आप पीसवा कार से मल्टीप्लाई करो, आंसर बना 190। ये 5 सवाल आज सॉल्व हो चुके हैं, इनमें कोई क्वेश्चन है आप पूछ लें। चलें जी आगे बढ़ते हैं फिर। वे देख रहे हैं आपका एक एक टॉपिक रिवाइज हुआ जा रहा है। पीस वर्क क्या है, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, एक्टिविटी रेशियो क्या आ गया, टाइम सेव बोनस क्या आ रहा है, 6। वही नॉर्मल वर्किंग डे 8 आवर्स है, रेट ऑफ पे 6 पर आ रहा है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस पर यूनिट 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट है, और बोनस पेबल है 75% ऑफ टाइम सेव्ड एट बेसिक रेट, और लेबर कॉस्ट जब 340 यूनिट्स बना है। आपको पता है टाइम सेव बोनस सिस्टम में ग्रॉस पे दो चीजों का मिक्सचर होती है, याद है, बेसिक पे बोनस। टाइम सेव बोनस सिस्टम में ग्रॉस पे दो चीजों का मिक्सचर होती है, बेसिक पे और बोनस। ठीक है, बेसिक पे सबसे पहले देखो 8 घंटे काम कर रहा है 6 पर आवर, कुछ भी करे 48 तो लेगा ही लेगा। बोनस की शर्त होती है टाइम सेव्ड होना चाहिए, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। ये बताओ एक यूनिट के लिए कितना टाइम अलाउड है, 2 मिनट। 340 यूनिट्स बनाए हैं, 680 मिनट्स। 11.33 आवर्स टाइम अलाउड होगा, टाइम टेकन 8 आवर्स है, तो बेटा 3.33 आवर्स टाइम सेव हुआ। क्या इस पूरे टाइम शिफ्ट बोनस मिल रहा है? नहीं, इसके सिर्फ 75% पे बोनस मिल रहा है। तो कितने आवर्स बोनस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं? 2.5 आवर्स, और बोनस मिल रहा है बेसिक रेट
6 पर आवर पे। 15 रुपए बोनस बना और आपकी ग्रॉस पे बन गई 63। सेवन पे आ जाए। A company pays its worker a basic wage of 8.5 per hour plus a bonus. Bonus is calculated as time allowed minus time taken into basic rate over 3. Time allowed is 2.4 minutes per unit. A worker produced 1065 units in a 37.5 a week. Calculate gross पे। क्या ये भी बोनस का सवाल है? ग्रॉस पे दो चीजों से मिलेगी, बेसिक पे, बोनस। बेटा बेसिक पे सबसे पहले देखो 8.5 पर आ रहा है और उसने 37.5 घंटे काम किया। कुछ भी एक्स्ट्रा काम ना करे ना तब भी बेसिक पे हो जाएगी 318.75। अच्छा बोनस मिलेगा। अच्छा उसने बोनस बताया, बोनस इज कैलकुलेटेड एज, बोनस तुम ऐसे कैलकुलेट करो, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू बेसिक रेट पर आवर अपॉन 3। उसने बोला है बोनस इज कैलकुलेटेड एज टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू बेसिक रेट अपॉन 3। अब तुम जानते हो टाइम टेकन है 37.5 आवर्स, तुम जानते हो बेसिक रेट है 8.5 पर आवर, तुम जानते हो ओवर 3। बस टाइम अलाउड निकाल लो। कितनी बार निकाल चुके हो भाई ये टाइम अलाउड? हर यूनिट के लिए 2.4 मिनट्स अलाउड है। कितने यूनिट्स बनाए भाई? टू डबल 556 डिवाइडेड बाय 60 कर दो। 42.6 आवर्स टाइम अलाउड है माइनस टाइम टेकन 37.5 इंटू बेसिक रेट 8.5 ओवर 3। 14.45 बोनस बनता है और इससे ग्रॉस पे 333.2। इस बार सवाल में उसने बोनस का अपना फॉर्मूला बताया कि आप बोनस इस तरीके से निकालो।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोनस का सिस्टम है, तो बेसिक पे और बोनस मिलेगा। बेसिक पे 8.5 पर आवर, 37.5 घंटे की बेसिक पे हो गई। बस फर्क केस में इसने खुद बोला है बोनस इज कैलकुलेटेड एज, बोनस ऐसे कैलकुलेट करो। जब सवाल ने बोल दिया ऐसे कैलकुलेट करो तो तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन इनटू बेसिक रेट अपॉन 3। बेसिक रेट 8.5 है अपॉन 3। सवाल ने बोला है टाइम टेकन तुम्हें पता है 7.5 घंटे। बस टाइम अलाउड लिया हुआ तुम्हें कई बार निकालना सिखाया हुआ टाइम अलाउड के यार। एक यूनिट के लिए 2.4 मिनट्स हैं, तो 1065 यूनिट्स में 2556 मिनट्स डिवाइड बाय 60, 42.6 आवर्स अलाउड है। बोनस आपने फॉर्मूले से निकाल लिया। अच्छा 8th ये भाई, W Limited operates a bonus scheme based on time saved against a predetermined allowance time for actual output. In week 6 an operative produced 750 units of hour per hour. अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक टाइपिंग मिस्टेक है, इसको जरा सही कर लें। ये जरा लिख लें, ये स्टेटमेंट जरा इसमें थोड़ी सी गलत हो गई है, इसको सही कर लें। और पाकिस्तानियों के अस्सलामुअलैकुम सर ये पूछना था कि रमजान में क्या टाइमिंग हुआ करेगी क्लास की हमारी। अच्छा अब ये है भाई कि हमने 7 सवाल तो डिस्कस कर लिए, 8वें में ये एरर थे, ये मैंने सही करवा दिया, इसको आप देख लो। अब 8, 9, 10, 11, 12, 13 ठीक है, ये तुम खुद कर लो भाई, सही है। नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में बस इसके हम सॉल्यूशंस करके फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, सही है भाई। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।